हेलो गाइस, सो दिस इज़ माय अनदर वीडियो। मैं लगातार मॉक्स में 170 प्लस स्कोर कर रहा हूँ। 170 प्लस स्कोर करने के लिए मैंने ये रियलाइज़ किया कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं आ रहे। आईआईटी लेवल के क्वेश्चंस नहीं है यहाँ पे। ऑल्दो मैं एनआईटी क्रैक कर रहा हूँ, एनआईटी से बीटेक हूँ, तो इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रिकी और थोड़ा डिफरेंट अप्रोच से टैकल करे जा सकते हैं। जो बच्चा वो डिफरेंट अप्रोच नहीं सीख रहा वो 134, 140, 150 बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद स्कोर ला सकता है। लेकिन 170 प्लस लाने के लिए आपको थोड़े बहुत इधर उधर के मेथड जो फेमस है वो लाने पड़ेंगे। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे मैं अपने थोड़े क्रीडेंशियल आपको रिवील कर देता हूँ। मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, इसलिए मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकता। एसएससी, सीएचएसएल, सीपीओ मैंने क्वालिफाई कर रखा है। सीजीएल मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। मेरे 490 मार्क्स है 2018 से। टायर 1 में मेरे कम रह गए थे जीएस की वजह से, मैं उसे अच्छे से नहीं पढ़ पाया था, लेकिन मैंने मैथ्स में काफ़ी कवर करके स्कोर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने जो भी मेरे क्वालिफ़िकेशन है आपको ब्लर करके थोड़ा बहुत शो कर दूंगा। मैं अपने मॉक्स के भी स्क्रीनशॉट डाल दूंगा जिसमें मैं 170 प्लस लगातार लेकर आ रहा हूँ। आप ये वीडियो देखेंगे आपको बहुत रिलैक्स फील होगा और एक कुछ अच्छा सा नया सा मिलेगा। जो बच्चे बेहोश होकर बस क्वेश्चन देखते ही एकदम अप्रोच और फॉर्मूले लगाने शुरू कर देते हैं, वो बच्चे अपनी अप्रोच बदलेंगे। और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ डू शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। मेरे को इन सेंटर दे रखा है, सरकम सेंटर दे रखा है और एंगल दे रखे हैं और एक रिलेशन पूछ रहा है। अब ऐसे क्वेश्चन में जब एक्स वाई जेड आ जाते हैं तो घर पे बैठ के तो ये क्वेश्चन बहुत ईजिली हो जाता है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में टिक 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 क्लॉक चल रही होती है तो आपको 10 to 20 सेकंड में करना होता है। ये सही में स्कोरिंग होते हैं और टाइम ये सेव कर लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ जो बच्चे बहुत ज़्यादा बिगनर हैं उनके लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे सामने एक ट्रायंगल है। अब मैं आपसे पूछूँ कि इसके क्या क्या एंगल पॉसिबल है, तो आप कहेंगे कि इक्विलेटरल हो सकता है, 60-60-60 हो सकते हैं सब। कोई कहेगा एक ट्रायंगल राइट एंगल भी हो सकता है। तो आप अपनी मर्ज़ी से इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एंगल इसमें रख सकते हैं। तो जब आप यहाँ पे कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए अगर एंगल रख पा रहे हैं तो ये ज्योमेट्री के हर क्वेश्चन में वैलिड होगी। बस कंडीशन क्या है, जो आपकी मेन थ्योरम्स हैं या फिर जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं ज्योमेट्री की वो वायलेट नहीं होनी चाहिए। उसे अगर आप फॉलो करते हैं तो आप कुछ भी अपनी तरफ से एज्यूम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एसएससी पूछा है, मेंस में आप चेक कर लीजिएगा, प्री में भी आता है कि एक ट्रायंगल है एबीसी और दो एंगल के एक्सटर्नल बाइसेक्टर दे रखे हैं जो किसी बाहर वाले पॉइंट आई पे मीट करते हैं, और मेरे को ये एंगल दे देंगे या फिर ये वाला एंगल दे देंगे और इन दोनों में से दूसरा एंगल पूछेंगे, एंगल ए पूछ लेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे ये एंगल दे दिया 60, तो मेरे को सब बच्चों को इसका रिलेशन पता है 90 माइनस एंगल A/2, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे मैं ए निकालने के लिए इक्वल टू 60 रखूँगा और यहाँ से मेरा एंगल ए आ जाएगा कितना, 60 डिग्री ही आ जाएगा फार्मूले से। लेकिन बाय चांस आप ये फार्मूला भूल जाते हैं, प्लस माइनस में कंफ्यूज हो जाते हैं, ए बी में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कोई नहीं, जो आपका बेसिक अप्रोच मैंने आपको बताया वो आप इजीली फॉलो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको शो कर देता हूँ कि मैं ये ऐसे क्वेश्चंस कैसे टैकल करता हूँ एग्ज़ाम में। मुझे ये एंगल 60 दे रखा है तो मैं अपनी मर्ज़ी से एज्यूम कर लेता हूँ, मैं इसे 40 एज्यूम कर लेता हूँ। आप कुछ भी कर सकते हो, ज़ीरो भी ले सकते हो, आंसर सही आएगा। 60 + 40 कितना होता है, 100। तो ये ऑटोमेटिकली एंगल कितना हो जाएगा, 80, क्योंकि अब ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़ मेरे को वैलिड रखनी पड़ेगी कि उसका सम 180 होता है। कोई भी आप एंगल रख सकते हैं। अब आप जानते हैं कि ये मेरा एंगल बाइसेक्टर है, तो ये 40 है तो ये भी 40 होगा, और अगर ये 80 है तो ये भी 80 होगा। अब आप ये भी जानते हैं कि ये पूरा एंगल 180 होता है, तो 80 तो मेरे पे है तो ये मेरा 100 हो गया। यहाँ पे मेरे 160 बन रहा है तो ये मेरा 20 हो गया। ये वापस एक ट्रायंगल बनना है जिसमें 120 मेरे पे है, तो ये एंगल ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 60। तो ऐसे क्वेश्चन को आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। आप कोई भी वैल्यू अज्यूम करेंगे इसका आंसर 60 ही आने वाला है। आप ज़ीरो भी रख लेंगे कोई एंगल, बस कोई भी कंडीशन इनवैलिड नहीं होनी चाहिए। तो इसी को चलते हुए मैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन की फिगर आपको दिखा देता हूँ जिसमें एक ए बी सी ट्राइंगल दे रखा है मेरे को। ये मेरा ए बी सी ट्राइंगल है। बेसिकली एक सरकम सेंटर दे रखा है और एक पॉइंट दे रखा है सरकम सर्कल पे डी। बेसिकली मुझे बी आई डी कुछ वाई के टर्म्स में दे रखा है, बी ओ डी दे रखा है कुछ एक्स जेड के टर्म्स में, और मेरे से वो ये पूरा एंगल बी पूछ रहा है जो मुझे एक्स के टर्म्स में दे रखा है।
अब बच्चे ऐसे क्वेश्चन को बेसिक अप्रोच से कर लेते हैं, लेकिन मेरे दिमाग में बेसिक अप्रोच कई बार फिट नहीं होती है, तो मैं इसमें थोड़ा सा यूनिक मेथड लगा लेता हूँ। कैसा? मैं बी ओ डी एंगल को ज़ीरो ले लेता हूँ। बेसिकली बी ओ डी को जब मैं ज़ीरो लूँगा तो आपको ये दिख रहा है कि बी ओ डी एंगल जो है ये आर्क सेंटर पे बना रही है। ये मैंने थोड़ा बाहर इसलिए ले लिया है वो, ताकि घिच ना हो जाए। बी ओ डी एंगल सेंटर पे है, तो यही आर्क अगर पेरीफेरी पे या सरकमफेरेंस पे एंगल बनाएंगी वो उसका हाफ होता है, लेकिन मैंने ज़ीरो दे रखा है तो ये तो ज़ीरो ही हो जाएगा। अब बी आई डी जो मुझे जेड दे रखा था भी है, तो ये मेरा जेड हो जाएगा ज़ीरो। जेड की वैल्यू ज़ीरो पुट कर ली हमने। अब मुझे बी आई डी एंगल मेरे को कितना दे रखा है? आई थिंक वाई दे रखा है ये वाला एंगल, ये बी आई डी। मैं इसे भी अपनी मर्ज़ी से एज्यूम कर लेता हूँ। मैं इसे सबसे छोटी वैल्यू 10 एज्यूम कर लेता हूँ। जब मैं इसे 10 लूँगा तो ये एक सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये ऑटोमेटिकली 170 हो जाएगा। ये 170 हो जाएगा। तो इस वाले ट्रायंगल में देखिए आप, ये वाले ट्रायंगल में, ये वाले ट्रायंगल में आप देखिए, एक एंगल 170, एक एंगल 0, तो मेरा ये आधा एंगल कितना आ जाएगा? 10 डिग्री। क्यों? क्योंकि इस ट्रायंगल में सम प्रॉपर्टीज़ फॉलो होनी चाहिए कि ट्रायंगल का सम 180 होता है। ये 10 आ गया तो मेरा पूरा एक्स कितना हो जाएगा? 20। अब आप देख सकते हैं कि मेरा एक्स आ गया, वाई मैंने 10 एज्यूम किया, सॉरी एक्स 20 हो गया, तो वाई मैंने 10 एज्यूम करता हूँ। मैं इक्वेशन में रखता हूँ जेड प्लस एक्स 20 प्लस 0 अपॉन वाई 10, तो इससे आंसर मेरा क्या आ गया? 2। आप एक्स वाई जेड को कुछ भी मान के नहीं भी सॉल्व करेंगे तो भी 2 ही आना है आंसर, क्योंकि मैंने कोई भी प्रॉपर्टी वैल्यू वायलेट नहीं करी इसमें। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, एक एरिया और इन रेडियस निकालना है मुझे, और ट्रायंगल की साइड दे रखी है बहुत बड़ी। ये भी मेंस का क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत चेंज करके वैल्यू मैंने इसलिए दिया कि बहुत बच्चों को आंसर याद हो जाता है। अब ऐसा क्वेश्चन सामने आएगा तो बच्चे का मन करेगा कि मैं फटाफट एस निकाल लूँ और बेसिक हीरोन्स फार्मूला से इसका एरिया निकाल लूँ, लेकिन उसे पता भी नहीं चलेगा कि 5 मिनट कब चले गए। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा अप्रोच जानना ज़रूरी है। बेसिकली मैं 145 को 29 इंटू 5 लिख सकता हूँ, 174 को 29 इंटू 6 और 203 को 29 इंटू 7। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी एक फैक्टर कॉमन ना हो। अगर एग्ज़ाम में बड़ी बड़ी वैल्यू आएगी तो आपको एक ना एक कॉमन प्राइम नंबर या कॉमन 2 या 3 दे रखा होगा, तो मैं इस 29 को पूरे क्वेश्चन में लेके ही नहीं चलूँगा। मैं इसे के मान लूँगा और के की वैल्यू किसके इक्वल रख दूँगा? 29 के। तो मेरा क्वेश्चन 145 की जगह 5 के, 174 की जगह 6 के और 7 के मेरी साइड्स हो जाएंगी। और अब मैं बहुत ईजिली इसका एरिया निकाल लूँगा। सबसे पहले मैं एस मेरा होगा 5 के प्लस 6 के प्लस 7 के, जो 18 के अपॉन 2, जो मेरा क्या हो जाएगा? 9 के। हीरोन्स फार्मूला सबको पता है, एस इंटू एस माइनस ए, तो ये 9 के इंटू 9 माइनस 5 4 के इंटू 9 माइनस 6 3 के इंटू 9 माइनस 7 2 के। आप देख रहे हैं के की पावर 4 हो रही है, जब वो रूट से बाहर निकलेगा तो ये के का स्क्वायर बाहर निकलेगा। के का स्क्वायर बाहर निकलेगा, 9 बाहर निकलेगा तो 3 बाहर निकलेगा, 4 बाहर निकलेगा तो 2 बाहर निकलेगा, और अंदर मेरा 6 बच जाएगा। तो बेसिकली मेरे पे एरिया आ गया 6√6 के स्क्वायर। तो 6√6 के स्क्वायर आ गया मेरा एरिया, 6√6 के स्क्वायर। अब के की वैल्यू मेरी क्या थी? 29, जिसका स्क्वायर क्या होता है? 841 इंटू 6√6। तो ये मेरे क्वेश्चन का 10 सेकंड या 20 सेकंड के अंदर आंसर हो जाएगा। अब क्या इतना भी करने की ज़रूरत थी? नहीं। अगर ऐसे क्वेश्चन में आपको 29 प्राइम नंबर दिखाई दे रहा है तो जो भी ऑप्शंस है उसे एक बार 29 से डिवाइड करके ज़रूर देख लेना। अगर डेडलॉक नहीं हो रहा तो आप पे सही आंसर आ जाएगा। और बाई चांस आपको 50-50 तुक्का मारना पड़ रहा है थोड़ा बहुत, तो कॉमन सेंस यूज़ करके थोड़ी रिस्क ले सकते हैं। अगर एग्ज़ाम में 10 सेकेंड्स बच रहे हैं तो आपकी 50-50 प्रोबेबिलिटी होगी कि आंसर सही हो जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी का मेरे को इन रेडियस भी निकालना था। इन रेडियस मैंने ऐड किया है, वो मैं इसलिए निकलवा रहा हूँ क्योंकि बच्चे रट लेते हैं कि के स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई होगी। ऐसा नहीं है, कई बार के से होगी, कई बार के क्यूब से होगी, अपॉन के भी हो सकता है। तो आप बस के लेके चलिए। अब इन रेडियस क्या होता है मेरा? इन रेडियस होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन सेमी पैरामीटर। एरिया मैंने के टर्म्स में कितना निकाला था? 6√6 के स्क्वायर अपॉन सेमी पैरामीटर कितना था? 9 के। अब आप देख रहे हैं एक के से एक के कट गया, तो यहाँ मैं केवल एक बार के यूटिलाइज करूँगा तो मेरा 29 आंसर होगा। तो बहुत ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चंस में। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की लेंथ दे रखी है। इस वीडियो को पॉज करिए और ये खुद से करिए। आप देखेंगे कि इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो बेसिकली मुझे कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, कुछ नहीं बहुत चीज़ें याद करनी पड़ेगी कंपटीशन को देख के।
आप अभी भी 18 का मेंस देख लीजिए, 470 से नीचे जिसके मार्क्स बन रहे हैं वो तो रेस से लगभग आउट है। मैं डिमोरलाइज नहीं कर रहा, लेकिन मैं देख रहा हूँ एटलीस्ट आपको ऑडिटर या कुछ ठीक ठाक सी पोस्ट लेने के लिए 480 प्लस 485 प्लस लेके ही आना पड़ रहा है। उसमें टायर 3 में भी आपको 75 प्लस फिर चाहिए होंगे। मेरा बहुत अच्छा गया है टायर 3, क्योंकि मैं ICSE बोर्ड से हूँ, तो मैंने ऐसे रट के लिख दिया था। बाई चांस वो रटा हुआ फंस गया एजुकेशन, तो मैंने वही लिख दिया था उसमें। अब साइड दे रखी है मुझे एक इक्विलेटर ट्रायंगल की 4 सेंटीमीटर। इसका एरिया निकालना है सर्कम सर्कल का और इन सर्कल का। कभी भी ऐसे क्वेश्चनों में फिगर ड्रॉ मत करना, फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना कि सर्कम सर्कल का सर्कम रेडियस होता है मेरा साइड अपॉन √3, ये होता है मेरा सर्कम रेडियस होता है साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल अपॉन √3, और इन रेडियस होता है छोटा r साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल अपॉन 2√3। तो इन दोनों के बीच में रेशियो 2:1 का रहता है। अब मैं डायरेक्ट याद रखूँगा तीनों के एरिया का फॉर्मूला। तीनों के एरिया का मतलब मेरा ट्रायंगल का, मेरा बाहर वाले सर्कल का और मेरे इन सर्कल का, इन तीनों का रेशियो याद रखना है। ये आपका होता है 3√3 4 पाए, और लास्ट वाले का होता है पाए। सॉल्व कर लेना, आपको पता चल जाएगा। ए की वैल्यू यहाँ √3/4 r² रखना है, यहाँ पे पाई ए अपॉन √3 का स्क्वायर रखना है, पाई ए अपॉन 2√3 का स्क्वायर। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रेशियो आ जाएगा। मैंने तो इसे और सिंप्लीफाई करके याद कर रखा है ये होता है आपका 21√3 88, और ये होता है मेरा 22। तो और सिंप्लीफाई करके भी याद कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में इसे कैसे लगाया जाएगा? इस क्वेश्चन में इसे ऐसे लगाया जाएगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का सबसे पहले एरिया निकालेंगे, जो कितना होता है √3/4 a², 4 × 4। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का 4√3, और 4√3 रेशियो के हिसाब से अगर 21√3 के बराबर है और मुझे सर्कम सर्कल और इन सर्कल के बीच का एरिया चाहिए, तो वो कितना होगा 88 - 22 66। √3 से √3 से सॉल्व कर लेंगे, आपका एक लाइन में 30 सेकेंड्स में आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है PQR, हमने ड्रॉ कर लिया। एक लाइन है पैरेलल टू QR, ठीक है, XY। दूसरा क्या है, एक पॉइंट दे रखा होगा Z जो QR पे है, और मुझे इस XYZ का क्या चाहिए, एरिया। अगर मुझे किसी भी ट्रायंगल का एरिया चाहिए होता है तो मुझे उसका बेस चाहिए, और इस बेस पे अगर परपेंडिकुलर मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, और मैं इसमें डायरेक्ट हाफ बेस इंटू हाइट लगा दूंगा। अब ये निकालने से पहले मुझे ये देखना है कि ये X और Y एक दूसरे के पैरेलल है, तो इन दोनों लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो इस डिस्टेंस को मैं ट्रेपीजियम के फॉर्मूले से भी निकाल लूँगा। मैं जानता हूँ इसमें ट्रेपीजियम का एरिया कितना होगा, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, इक्वल टू ये एरिया क्या होगा √3/4 एरिया ऑफ बड़ा इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल इक्विलेटरल ट्रायंगल। अभी मैं फिगर बनाऊंगा तो ये फॉर्मूला आपको आ जाएगा याद। ये देखिए, ये मेरा XY है,